एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम द चैप्टर सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ है। इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है। मींस प्रोकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा क्या है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस के बारे में। जो थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एंड द फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में दैट इज membrane bond organelles. So membrane bond organelles is a characteristic feature of eukaryotic cells. So fourth point में हम डिस्कस करेंगे structure and function of membrane bond organelles. So पहले हम स्टार्ट करते हैं characteristic feature of eukaryotic cells के बारे में। characteristic feature of eukaryotic cells. So eukaryotic cells के सबसे पहला पॉइंट एग्जाम्पल इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। मोनेरा क्या है? मोनेरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक किंगडम है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट किंगडम क्या है? फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। सेकेंड किंगडम की अगर हम बात करें तो सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम की अगर हम बात करें तो थर्ड किंगडम है फंजाई। फोर्थ किंगडम की अगर हम बात करें तो फोर्थ किंगडम है प्लांटी। एंड फिफ्थ किंगडम क्या है? एनिमेलिया। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टोटल 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और 5 किंगडम जो मोनेरा है, मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स का एक ही किंगडम है दैट इज मोनेरा। एंड प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब का में क्या आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या है? प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो यूकैरियोट्स इंक्लूड प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। सारे के सारे प्रोटिस्ट, सारे के सारे प्लांट्स, सारे के सारे एनिमल्स एंड सारे के सारे फंजाई सेल्स किस में आते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कंप्लीटली एब्सेंट है दैट इज कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब हम समझते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है। सपोज दैट कि ये सेल है दैट इज यूकैरियोटिक सेल। कुछ भी हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, फंजाई हो सकते हैं, प्रोटिस्ट हो सकते हैं। मान लिया कि ये एक यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स की खास बात क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे पहला जो हम मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल बना रहे हैं दिस इज न्यूक्लियस, जो कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। सेकेंड स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो गया क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से आप समझिए कि सपोज दैट कि आपका ये घर है और इस घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कमरे होते हैं। मींस इस घर को कंपार्टमेंट में कौन डिवाइड किया है? इस घर को इस सारे कमरे कंपार्टमेंट के फॉर्म में डिवाइड कर दिया है इस पूरे घर को। सिमिलरली यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इस मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स के प्रेजेंस की वजह से कंपार्टमेंट में क्या होते हैं? बट जाते हैं। इट मींस
कि यूकैरियोटिक सेल्स में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स है। सो यूकैरियोटिक सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या होता है? सवाल अब ये है कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता क्या है? ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वैसे न्यूक्लियस को बोलते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंडेड होते हैं। जब जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं तो उस तरह के न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं तो उस तरह के स्ट्रक्चर को वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यूकैरियोटिक सेल्स में वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये क्रोमोजोम्स में ऑर्गेनाइज होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोजोम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में एक सिमिलरिटी ये है कि दोनों के दोनों सेल इन्वेलप से कवर्ड होते हैं। सेल इन्वेलप में क्या आ जाएंगे? सेल इन्वेलप में आ जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब यूकैरियोटिक सेल्स में टोटल 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में जो सेल इन्वेलप होता है सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट, सारे प्लांट्स एंड सारे फंजाई में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। सो सेल इन्वेलप इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल्स। सो एनिमल सेल्स में सेल इन्वेलप किससे बने होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं। लेकिन वहीं पे प्लांट सेल, फंगल सेल और कुछ प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक यहां तक आप सबको क्लियर होगा पॉइंट सारे। नाउ यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। जैसे हम प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हम बात करें, प्लांट सेल और एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल्स होते हुए भी दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये क्या है? ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है और ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपके एनसीईआरटी में जो मेजर डिफरेंस दिया है वो 3 दिया है प्लांट सेल में। 3 डिफरेंस क्या है? पहला जो होगा सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। दूसरा क्या होगा? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये 3 स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक और स्ट्रक्चर है दैट इज सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। प्लांट सेल में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। दिस इज द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाता है, सेंटर में नहीं होता है। लेकिन एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं और इसकी वजह से इनका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, उनके स्ट्रक्चर एंड उनके फंक्शन। इस लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा है अभी यूकैरियोटिक सेल्स का। सो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में हम डिफरेंसेस बता सकते हैं। सो सबसे पहला डिफरेंस सेल का साइज।
प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब ये प्रिमिटिव सेल है। यूकैरियोटिक सेल्स मींस ये वैसा सेल है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में स्मॉल होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की साइज की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में लार्ज होता है। मींस प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल है, यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज है। नाउ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है? वैसा न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंडेड होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर इन्वेलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इन्वेलप नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का वह रीजन, इस रीजन में जेनेटिक मटेरियल है, तो साइटोप्लाज्म का वह रीजन जहां पे ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, बट ये जेनेटिक मटेरियल ये न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंडेड नहीं होते हैं, बट जो रीजन है साइटोप्लाज्म का रीजन जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड क्या हुआ? न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म का वह रीजन जहां जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड न्यूक्लियोइड को क्या मानते हैं? इक्विवेलेंट मानते हैं एक क्रोमोसोम के। मींस न्यूक्लियोइड सिंगल क्रोमोसोम का इक्विवेलेंट होता है या फिर प्रोक्रोमोसोम। इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए का अमाउंट क्या होते हैं? कम होते हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोर देन 1 होते हैं। सो यूकैरियोटिक सेल्स में अमाउंट ऑफ डीएनए भी ज्यादा होगा, एंड जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डेवलप होते हैं। इट मींस कि यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में डीएनए का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में एक और स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जब हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, एंड प्लास्टिड्स में भी होता है। अब सवाल यह है कि प्रोकैरियोट के केस में प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में क्यों होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में भी होता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, एंड प्लास्टिड्स में भी होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इज द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस करना। प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जो राइबोसोम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होता है प्लास्टिड में भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसीलिए यूकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो साइटोप्लाज्म में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, एंड प्लास्टिड्स में भी होती है। नाउ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होता है वो 70S होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में 80S और 70S दोनों होता है। 80S जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, 70S की अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एज वेल एज प्लास्टिड्स में भी होते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो किस टाइप के होते हैं? वो 70S होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में वो किस टाइप के होते हैं? वो 80S होते हैं। सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा
प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट्स होते हैं, और इस स्मॉल सर्कुलर डीएनए सेगमेंट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। मीन्स कि ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है और ये जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अलावा स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, और इस स्मॉल सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स बोलते हैं। एंड प्लाज्मिड्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इट इज हैविंग सिंगल इन्वेलप सिस्टम, बट यूकैरियोटिक सेल्स में डबल इन्वेलप सिस्टम भी होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल्स है, बट दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस साइज। प्लांट सेल की साइज की बात करें तो ये लार्जर साइज होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। मींस एनिमल सेल्स में क्या होंगे, उनकी जो साइज होती है वो प्लांट सेल के कंपैरिजन में स्मॉल होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज का बना होता है। मींस सपोज दैट कि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है। इस लेयर को क्या बोलते हैं? इस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। इस लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सो प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है जो कि सेलुलोज का बना होता है। लेकिन एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में जो सेल इन्वेलप होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? जो मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं उसमें परमानेंट एंड लार्ज सैप वैक्यूल होता है, और ये वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरीफेरी पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल की बात करें तो बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं, बट टेम्पोररी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस होते हैं वो बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स होते हैं। प्लांट सेल के गोल्गी एपरेटस में बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स होते हैं और उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। वहीं पे एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स में सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी एपरेटस होता है। प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच में। नाउ सेल इन्वेलप की अगर हम बात करें तो सेल इन्वेलप में हमें 2 चीज पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज द सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे सेल्स में होंगे, चाहे वो प्रोकैरियोट सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। लेकिन सेल वॉल की अगर हम बात करें, सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल को और कुछ प्रोटिस्ट सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में होते हैं, फंजाई में होते हैं एंड कुछ प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। सो एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, लेकिन प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में ये दोनों प्रेजेंट होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो इसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मींस सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ आर सेम। तो सबसे पहले आते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीजों से बने होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हो गए प्रोटीन। सेकेंड बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो होंगे लिपिड। एंड नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो होंगे न्यूक्लिक एसिड्स। सो टोटल 4 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। बट जो मेजर पार्ट होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। सो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं, बट इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स या तो प्रोटीन के साथ अटैच होगा या तो लिपिड के साथ अटैच होगा।
और कार्बोहाइड्रेट वर्ड के लिए ग्लाइको यूज करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अब जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच होता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। सो अभी तक हमने क्या सीखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के बने होते हैं और ये लिपिड्स एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ भी अटैच होते हैं। क्या होते हैं? ये लिपिड एंड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ भी अटैच होते हैं। लिपिड की अगर हम बात करें तो जो मेजर लिपिड होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। मेजर लिपिड क्या होगा? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। बाई लेयर कैसे बनता है? फॉस्फोलिपिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोलिपिड में दो पार्ट होते हैं। एक तो हाइड्रोफिलिक जो कि पोलर हेड होता है और दूसरा हाइड्रोफोबिक जो कि टेल होता है। क्या होता है? टेल होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बहुत सारे फॉस्फोलिपिड कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं। किस तरह से अरेंज होते हैं? इस तरह से अरेंज होते हैं। ये एक लेयर हो गया और ये दूसरा लेयर हो गया। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो दो लेयर में अरेंज होते हैं। इट मीन्स कि ये बाई लेयर है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाई लेयर। ये क्या है? लिपिड बाई लेयर। अब इसी लिपिड बाई लेयर में प्रोटीन क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। सपोज दैट कि मैंने ये एक प्रोटीन बनाया या फिर ये एक प्रोटीन बनाया, कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं और लिपिड बाई लेयर फिर से यहाँ पे अरेंज होते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन जिसमें लिपिड्स बाई लेयर के फॉर्म में है। प्रोटीन या तो इसको क्या करेगा? ट्रेवर्स करेगा या तो इसके सरफेस पे अटैच होगा। सो लिपिड्स जो होते हैं मेनली फॉस्फोलिपिड होते हैं। मेनली मेजर लिपिड जो होता है क्या होता है? फॉस्फोलिपिड। मेजर लिपिड इज द फॉस्फोलिपिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेजर लिपिड होगा वो क्या होगा? फॉस्फोलिपिड होगा। एंड जो लिपिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड and the hydrophobic tail towards the inner part. So this one is the polar head. ये वाला polar head है जो कि और साइड की तरफ है, लेकिन ये वाला क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल जो कि इनसाइड की तरफ है। और इस वजह से ये जो बाई लेयर का अरेंजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब ये वाटर से एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहेगा। मीन्स ये जो बेसिक ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं नॉन पोलर टेल, ये प्रोटेक्टेड होते हैं किस चीज से? एक्वस इन्वायरमेंट से, क्योंकि इनका नेचर क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। फॉस्फोलिपिड तो होता ही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मेम्ब्रेन जो होते हैं मेनली लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। जो लिपिड होता है वो मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में फॉस्फोलिपिड के अलावा एक और लिपिड होता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। एंड सेल मेम्ब्रेन पोसेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो मेम्ब्रेन में कितने कंपोनेंट हुए? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बट मेनली क्या होगा? प्रोटीन एंड लिपिड। लिपिड में मेनली क्या होगा? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के अलावा भी कोई लिपिड होता है? यस, कोलेस्ट्रॉल होता है। सो अभी तक हमने इतना पॉइंट सीखा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिपिड एंड प्रोटीन का रेशियो होता है वो कंसिडरेबली वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स। मीन्स एक सेल में कुछ और लिपिड प्रोटीन का रेशियो होगा, दूसरे सेल में कुछ और लिपिड प्रोटीन का रेशियो होगा। जैसे स्किन सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट लिपिड प्रोटीन का रेशियो होगा। इरिथ्रोसाइट्स का मेम्ब्रेन है, जो आरबीसी का मेम्ब्रेन है, उसके मेम्ब्रेन में कुछ और लिपिड प्रोटीन का रेशियो होगा। और आपके एनसीईआरटी में इरिथ्रोसाइट्स का मेम्ब्रेन का लिपिड प्रोटीन कंपोजिशन दिया है। और मेम्ब्रेन जो इरिथ्रोसाइट्स के मेम्ब्रेन होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होता है। क्या होता है? 52% प्रोटीन होता है एंड 40% क्या होता है? लिपिड होता है। नाउ कमिंग टू मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन।
अभी हमने आपको डायग्राम में समझाया दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि येलो पार्ट से है दैट इज लिपिड बाइलेयर, जो ब्लू कलर से है वो है प्रोटीन। प्रोटीन दो तरह से अरेंज होते हैं, या तो मेम्ब्रेन में ट्रांसवर्स के फॉर्म होते हैं, ट्रेवर्स करता है लिपिड बाइलेयर को, या फिर सरफेस में। सो जो सरफेस पे होगा वो इजिली एक्सट्रैक्ट होगा। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि मेम्ब्रेन से प्रोटीन को कितना आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के सरफेस पे होगा उसको हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वह प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में धंसा हुआ रहेगा उसको हम इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो इस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है पेरिफेरल प्रोटीन और दूसरा होता है इंटीग्रल प्रोटीन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत सारे मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए गए, बट जो बेस्ट मॉडल आया दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किन्होंने किया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किए थे शिंगर एंड निकोलसन ने। किन्होंने प्रपोज किया था? शिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। सो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन की बात करें तो जो प्रोटीन सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। वहीं पे इंटीग्रल प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये पार्शियली और टोटली बरीड होता है किसमें? मेम्ब्रेन प्रोटीन में। और क्योंकि ये पार्शियली और बरीड होता है, टोटली बरीड होता है मेम्ब्रेन में, इसीलिए इसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते हैं। मीन्स इंटीग्रल प्रोटीन्स विच रन थ्रू और द लिपिड बाइलेयर, जिसको टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, और इसको हम इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके रिमूवल के लिए क्रूड मेथड यूज किया जाता है ऑफ ट्रीटमेंट से, जैसे डिटर्जेंट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोज दैट कि जब हमने मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चर बनाया लिपिड बाइलेयर, तो ये जो लिपिड बाइलेयर है इसमें मूवमेंट की एबिलिटी होती है। मीन्स ये लिपिड बाइलेयर मूव करेगा, ये बाइलेयर मूव करेगा, मीन्स इसमें लेटरल मूवमेंट भी होते हैं एंड फ्लिप फ्लॉप भी मूवमेंट होते हैं। बट लेटरल मूवमेंट बहुत आसानी से होता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आसानी से नहीं होता। सो इस लेटरल मूवमेंट की वजह से प्रोटीन में भी क्या होगा? लेटरल मूवमेंट होगा। सो इसीलिए क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, इसीलिए मेम्ब्रेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज प्रोटीन आइस वॉक्स फ्लोटिंग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये जो फॉस्फोलिपिड है इसको क्या कंसिडर करते हैं? एज ए सी, समुद्र है ये। फॉस्फोलिपिड क्या है? समुद्र है, और उस समुद्र में जो आइस वर्ग है वो क्या है? प्रोटीन है। सो मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब करते हैं प्रोटीन आइस वॉक्स फ्लोटिंग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। So an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, जो कि widely accepted है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, यही इनेबल करता है प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, एंड दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एट इट्स फ्लूइडिटी। मीन्स जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है उसको हम फ्लूइडिटी के टर्म में मेजर करते हैं। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? लिपिड बाइलेयर, जिसमें ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। मीन्स कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, और कुछ प्रोटीन जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। अब इस प्रोटीन से क्या है? कार्बोहाइड्रेट अटैच है। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन से भी कार्बोहाइड्रेट अटैच है एंड लिपिड से भी कार्बोहाइड्रेट अटैच है। जब प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, जब लिपिड से कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है? सबसे पहला फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है
वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के बहुत सारे फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन बोले तो क्या, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन एक्सेट्रा। सो सेल ग्रोथ हुआ, चाहे इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, या फिर सिक्रीशन हुआ, या फिर इंडोसाइटोसिस हुआ, या फिर सेल डिवीजन हुआ, ये सारे के सारे सेल का जो फंक्शन है वो क्यों होता है, मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर की वजह से होता है। दूसरा, मेम्ब्रेन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट है, मीन्स सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ट्रांसपोर्ट भी है। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या हुआ, कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो ये तीन फंक्शन है जो कि आपको याद